हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर सामान्य विज्ञान के, बायोलॉजी के, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में या तो आ चुके हैं या इनमें से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? तो हमारा जो सही आंसर है इसका वो है वॉलडेयर। वॉलडेयर ने क्रोमोसोम शब्द दिया था और स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले क्रोमोसोम को खोजा। ठीक है, वॉलडेयर ने क्रोमोसोम शब्द दिया था और स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले क्रोमोसोम को खोजा। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक क्रोमोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक क्षारीय प्रोटीन होती है जिस पर धनावेश होता है, और जो डीएनए है वो एक ऋणावेश युक्त मॉलिक्यूल होता है। इसलिए दोनों में प्लस और माइनस होने की वजह से दोनों में बॉन्डिंग होती है और क्रोमोसोम या क्रोमेटिड का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें और थोड़ा सा आगे खोलकर, तो हिस्टोन प्रोटीन धनावेश क्यों होती है? क्योंकि इसमें लाइसिन और आर्जिनिन ये दो एमिनो एसिड हैं जो बेसिक होते हैं, यानी कि इनमें धनावेश होता है। इसलिए इनकी अधिकता होने के कारण इसलिए हिस्टोन प्रोटीन पर भी धनावेश होता है। तो ये क्रोमोसोम की स्टेरिक क्रोमोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केंद्रक में उपस्थित होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर में यानी कि मेल्स में वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कहें, का जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। नर में वर्णांधता, तो कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये आप मेरे विटामिन में आप पढ़ सकते हैं। जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? तो देखो, इसका जो आंसर है वो तो है अपना ए, एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर, यानी कि कंडीशन ये होती है एक्स क्रोमोसोम पर। नर है ना, तो इस तरह से। अगर मादा है तो देखो, मादा के अंदर ये रोग कम दिखाई देता है। क्यों कम दिखाई देता है? क्योंकि नर में केवल एक एक्स होता है, मादा में दो एक्स होते हैं। मादा में उसी कंडीशन में रोग हो सकता है जब दोनों ही इस तरह से हो जाए। ठीक है, नर में एक क्रोमोसोम है एक्स और एक ही हो जाता है खराब या उत्परिवर्ती, तो उस कंडीशन में मेल जो है वो हमेशा वर्णांध होगा। ठीक है, तो मेल के अंदर जीन, वर्णांधता का जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? तो इसका आंसर है अपना एक्स क्रोमोसोम। वाई पर नहीं होता है। वाई पर मोस्टली कोई ऐसा जीन उपस्थित नहीं होता है जिसकी वजह से कोई रोग उत्पन्न हो। एक शब्द है यहाँ पर जीन। जीन क्या होता है? जीन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, जीन वो डीएनए के खंड है। क्या रखना भाई, जीन जो है वो डीएनए से ही बना होता है। ठीक है, डीएनए का ही खंड होता है जो किसी एक प्रोटीन का निर्माण करता है। देखो, बहुत सारा डीएनए होता है। हम बहुत सारे डीएनए को, यानी संपूर्ण डीएनए को कभी भी जीन नहीं कह सकते हैं। जीन केवल वही खंड होता है जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जीन डीएनए का वो खंड है जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जीन कहलाता है। मेंडलिज्म में जो मेंडल थे, उन्होंने इन जीन्स को ही कारक बोला था, जिन्हें हम आज जीन कहते हैं। जीन वर्ड जोहानसन ने दिया था। जीन वर्ड किसने दिया? जोहानसन ने दिया था।
जोहानसन 1905 में जोहानसन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड भी दिए थे। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वर्ड भी जोहानसन के द्वारा ही दिए गए थे। ठीक है, तो देखो जीन डीएनए का खंड होता है, जिन्हें मेंडल ने फैक्टर बोला उन्हें आज जीन कहते हैं। जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने जीनोटाइप फिनोटाइप वर्ड भी दिए थे। जीन डीएनए का वो खंड होता है जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए बहुत बड़ा होता है, लेकिन पूरा डीएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता है, केवल वह खंड जो प्रोटीन बनाता है उसको हम कहते हैं जीन। गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये सीधा क्वेश्चन है और बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी की ज्यादातर जहां पर बायोलॉजी आती है, जनरल साइंस में जहां पर बायोलॉजी पूछी जाती है, वहां पर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देखो ये सटन ने भी दिया था, ये बोवेरी ने भी दिया था, और कोरेंस ने तो इसमें दिया ही नहीं था। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, ये दोनों, बोवेरी एंड सटन, दोनों के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने बताया था कि जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी मतलब जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्या होते हैं जिम्मेदार? क्रोमोसोम, और इसी को हम कहते हैं गुणसूत्रीय सिद्धांत। उसके बाद कौन सा रोग लिंग सूत्र से संबंधित है? कौन सा रोग लिंग सूत्र से संबंधित है? तो देखो ये ल्यूकीमिया, एल्जीमर्स, मैलिग्नेंसी, ये रोग जो है मोस्टली म्यूटेशन से संबंधित है। जब भी किसी जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो इस तरह की समस्याएं आती है, ल्यूकीमिया, एल्जीमर्स एंड मैलिग्नेंसी। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। हालांकि है तो ये भी म्यूटेशन वाला ही है, तो ये रोग भी म्यूटेशन वाला ही, लेकिन ये किस पर होता है? लिंग गुणसूत्र पर, अर्थात सेक्स क्रोमोसोम पर होता है ये गुणसूत्र। इसका जो कैरेक्टर है वो लिंग गुणसूत्र पर होता है, और ये हम देख चुके हैं ऊपर कहां पर होता है। देखो ये बिल्कुल सेम है। कलर ब्लाइंडनेस कहां होता है? एक्स क्रोमोसोम पर होता है। उसके बाद गुणसूत्रों के अंतिम खंड क्या कहलाते हैं या कहलाते हैं? सेंट्रोमियर, टीलोमियर, क्रोमेटिड और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर ये भी एक क्रोमोसोम की संरचना में बना रहा हूं। यहाँ मैंने एक क्रोमेटिड बनाया है। एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना होता है, दूसरा क्रोमेटिड ये है। ठीक है, दोनों आपस में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये भाग जो है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, इन दोनों को हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहेंगे इनको? क्रोमेटिड। और ये जो अंतिम खंड है, ये अंतिम खंड, ये वाले, यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए होता है, पुनरावृत्त डीएनए होता है। ये भाग टीलोमियर कहलाते हैं। गुणसूत्र के अंतिम खंड जहां पर रिपीटेटिव डीएनए होता है वो कहलाते हैं टीलोमियर। तो यहाँ पर अपना आंसर है टीलोमियर। एक वीडियो है जो टीलोमियर और टीलोमरेज के नाम से है, उससे आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा भाई कि टीलोमियर का क्या कार्य है और क्या क्या काम वो करता है, हम बूढ़े कैसे होते हैं, हम मरते क्यों हैं, वो सब काम टीलोमियर का होता है। मानव में कितने जोड़ी अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखो ये ऑटोसोम्स हैं, तो मानव में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 प्लस यानी कि 22 जोड़ी, 22 यानी कि 44, 22 जोड़ी मतलब 44 प्लस XX तो मादा होते हैं और 44 प्लस XY नर के अंदर होते हैं। तो ये तो हो गए सेक्स क्रोमोसोम, इनको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। X और Y लिंग गुणसूत्र है, और जो 44 बचे हुए हैं इनको हम कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। तो कितने जोड़ी हो गए? 22 जोड़ी। कितने जोड़ी हो गए? 22 जोड़ी। यहाँ पर वो 22 दे सकता है, 44 भी दे सकता है, या फिर यहाँ 46 भी दे सकता है, 23 जोड़ी भी दे सकता है।
ठीक है, तो आपको जोड़े पर ध्यान देना है। गुणसूत्र जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं और जोड़े के जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोगुने होते हैं, यानी कि जैसे 22 जोड़ी है तो 44 क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र है और 2 क्रोमोसोम होते हैं सेक्स गुणसूत्र। गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए किस अवस्था का चयन किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए किस अवस्था का चयन किया जाता है? तो देखो आंसर तो है इसका मेटाफेज। अब मेटाफेज को ही क्यों, किसी और अवस्था को नहीं, प्रोफेज को क्यों नहीं, एनाफेज को क्यों नहीं, टीलोफेज को क्यों नहीं, केवल और केवल मेटाफेज का ही सिलेक्शन क्यों किया जाता है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए? देखिए, जब कोई क्रोमोसोम या जब कोई सेल डिवाइड होती है या विभाजन करती है तो उस समय 5 अवस्थाएं आती हैं। एक तो होती है इंटरफेज, एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक एनाफेज और एक होती है टीलोफेज। ठीक है, 5 अवस्थाएं। पहली जो अवस्था है इंटरफेज, उसमें सेल को विभाजन के लिए तैयार करते हैं, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन जैसी सब जो प्रक्रियाएं हैं वो आती हैं, डीएनए का टुकड़ा होता है। उसके बाद मेटाफेज या प्रोफेज जो है, प्रोफेज में गुणसूत्र थोड़े से स्पष्ट दिखाई देते, जो क्रोमेटिन जाल होता है वो बंद हो जाता है और गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब जब गुणसूत्र थोड़े बन जाते हैं और सेंट्रियोल जो है वो दोनों ध्रुवों पर दिखाई देने लगता है, इनकी प्रकट होने लगते हैं। मेटाफेज के अंदर जब आप जाएंगे तो मेटाफेज में क्रोमोसोम की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि हम कहें कि क्रोमोसोम का जो आकार वो अधिकतम होता है। यानी कि मेटाफेज की अवस्था में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें बाइवेलेंट्स दिखाई देते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो दूसरे क्रोमोसोम के अंदर भी 2 क्रोमेटिड होते हैं वो भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कहिए तो कि 4 टेट्रावेलेंट 4 क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज जो अवस्था है वो सबसे ज्यादा प्रॉपर या सबसे ज्यादा उपयुक्त अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। क्रोमोसोम की जो स्टडी है वो जिस साइंस में की जाती है उस साइंस का नाम होता है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्रोमोसोम की स्टडी जिस अवस्था में, जिस विज्ञान में की जाती है उससे हम कहते हैं साइटोजेनेटिक्स। ज्यादा अगर आपको पढ़ना है सेल डिवीजन के बारे में तो वहां भी मेरी माइटोसिस और मियोसिस के नाम से 2 वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।